गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से मैं काइनेमेटिक्स के चैप्टर को लेके आ गया हूँ आपके पास। काइनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड पे क्वेश्चन किए थे। आज उस पर फिर से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सवाल पूछने का तरीका दूसरा होगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बनाने जाऊँगा वो ट्रेजेक्ट्री से बनेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन केवल प्रोजेक्टाइल मोशन ही में पढ़ा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो पहले ट्रेजेक्ट्री पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ से सवाल कैसे बनाया जाएगा। चलिए, पढ़ना हमें क्या बच्चों आज? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट जो पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, 2D में, 1D में, 3D में, जैसे भी, तो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करना एक्स वाई के टर्म में। अगर स्पेस में है तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म में। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हमें करना क्या है। तो बेसिकली जब हमको ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करना होगा तो हमें किसके बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए? एक्स और वाई के, ठीक है ना, इवन एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो फिलहाल तो हम क्वेश्चन केवल किस पे कर रहे हैं? एक्स वाई में। हम ऐसा मोशन लेंगे कि वो 1 डायमेंशन में होगा या फिर 2 डायमेंशन में होगा। 3 डायमेंशन मोशन में क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। ठीक है, तो केवल हम एक्स और वाई इन दोनों डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो उसके इक्वेशन को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि हमें पता चल पाएगी इस एक्स पे वाई में कितना चला। ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि हमें वेलोसिटी दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्लियर? अब इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को देख के आपको बताना है कि उस पार्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा होगा। ठीक है ना, ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या बताता है हमको पाथ बताता है। पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कुलर है, एक्सपोनेंशियल है, वो डिपेंड कर रहा है इक्वेशन कैसा आ रहा है। क्लियर? तो उससे पहले आइए कुछ हम समझ लेते हैं। इस वेलोसिटी से हमको क्या चीज़ पता चल रही है कि ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। क्लियर? वेलोसिटी का x कंपोनेंट ऐसे लिख सकता है ना इसको, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक है, ये j कैप। हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है x और y में। तो x और y में रिलेशन तो तब निकालेंगे ना जब ये टर्म हमको पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया हो। और टर्म है कैसा हमारा? कैसा टर्म है ये तो इक्वेशन किसकी है? वेलोसिटी की है। यानी r का हमें निकालना पड़ेगा। r का कैसे निकलेगा सर? ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, लॉजिकल सी बात है। आप इसको क्या ले सकते हैं? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन को क्या ले सकते हैं? dx/dt। क्लियर? सिंपल सी बात। इसको क्या ले सकते हैं? dy/dt। इतना तो आप जानते ही। अब ये कंबाइंड है तो इसको dr/dt लिख देते हैं। ठीक है ना, यानी r वेक्टर को बेसिकली हम x और y में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से हम x निकालने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस एक्सप्रेशन या फिर इस एक्सप्रेशन या फिर इस एक्सप्रेशन, इन सबको कंपेयर करो, तो आप इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बच्चों? dx/dt कितना है? आराम से देख के बताइए, 2। ठीक है ना, मैं केवल कंपोनेंट को बराबर कर रहा हूँ, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों? dx बराबर 2dt।
इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करने में तो अब आप माहिर हो चुके हो। x बराबर क्या ले सकते हैं, 2t। क्लियर। उसी तरह अगर हम dy बाई डी टी निकालें, dy बाई डी टी निकालें तो क्या आएगा बच्चों, dy बाई डी टी क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं, dy बराबर 3dt। 3dt का इधर भी इंटीग्रेट करो, इधर भी इंटीग्रेट करो, y बराबर कितना आ जाएगा, 3t। क्लियर। अब हमको t एलिमिनेट करना है। हमको एक्सप्रेशन किस में चाहिए, केवल और केवल y और x में। किस में चाहिए, y और x में। तो एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। एक में से दूसरे को एलिमिनेट कर लो। यहाँ से t बराबर क्या ले सकते हैं, x/2। t की वैल्यू इसमें रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3x/2। 3x/2 ये किसका इक्वेशन है बच्चों, किसका इक्वेशन है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। स्ट्रेट लाइन का, किसका है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है। सवाल में कुछ नहीं करना, आपको एक्सप्रेशन किसी भी टर्म में दिया हो, एक्सेलरेशन में दिया हो तब भी आपको पोजीशन वेक्टर में निकालना है, वेलोसिटी में दिया हो तब भी पोजीशन वेक्टर में निकालना है। पोजीशन वेक्टर ही के टर्म में दिया हो तो वहाँ से तो बस कंपेयर करके हम आंसर ला सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी था समझने का, कि इसको देखिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था यहाँ पे बच्चों। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता तो √2² + 3² दैट इज 4 + 9 √13। ठीक है, ये वेलोसिटी हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा हूँ, स्पीड नहीं। वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी कैसी मोशन करती, स्ट्रेट लाइन मोशन करती। ठीक है, खैर हम लोग ट्रेजेक्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको रिलेशन निकालने आना चाहिए। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, 2 sin θ i कैप प्लस 3 cos θ, 3 cos θ नहीं 2 cos θ j कैप। क्लियर है। अब मुझसे पूछ रहा है कि बताइए ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है, ये पार्टिकल कैसा पाथ लेगा। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि पहले तो आर वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये तो आर ही वेक्टर में लिखा ही है, वेलोसिटी का टर्म नहीं था। यानी हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि आर वेक्टर बेसिकली है क्या, एक्स का कंपोनेंट और वाई का कंपोनेंट, और एक्स वाई में हमको रिलेशन निकालना था। तो ये तो आसान हो गया सर। एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 sin θ। वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 cos θ। अब हमको एक्सप्रेशन चाहिए तो एक्स और वाई का बस टर्म उसमें इन्वॉल्व हो, या तो कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है ना, ये वेरिएबल थीटा साइन थीटा ये सब नहीं चाहिए। अब इसको आप जो भी ज्योमेट्री या फिर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जो भी लगा के इसको एलिमिनेट कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ। तो इधर क्या हो जाएगा, x² + y²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 sin² θ + 4 cos² θ। क्लियर। 4 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो ये तो आप 10th में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। क्या होता है 1, यानी x² + y² की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये क्या है बच्चों, ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल का। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। क्लियर। जिसका सेंटर क्या है 0,0 और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है 2 यूनिट। ये क्या है, हमारा सेंटर है। ठीक है ना, यानी ये सर्कुलर मोशन करेगा पार्टिकल, जिसका सेंटर 0,0 होगा और रेडियस क्या हो जाएगा 2। सिंपल। अब देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे थे काइनेमेटिक्स, पहले ही चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन आ गया। तो ट्रेजेक्ट्री जरूरी नहीं है कि केवल आप
ये आपके बुकों में दिया रहता है किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है ना। ये ट्रेजेक्ट्री निकालो, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि आपको रिलेशन निकालने आना चाहिए, ठीक है। आइए एक और कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको पता चल जाए कि ठीक है हमको पैराबोलिक पाथ चाहिए, ठीक है ना। पैराबोलिक पाथ कैसा आएगा, तो देखिए फिर से मैंने क्या लिया है, वेलोसिटी वेक्टर लिया। मैं चाहता तो सीधे सीधे ले सकता था आपका पोजीशन वेक्टर भी, लेकिन ऐसा मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर में दिया होगा तो कोई टफ है नहीं, आप तो आराम से उसको कर सकते हो। ये मान लेते हैं 4i कैप है, ठीक है। ये है 10 - 2tj कैप। क्लियर, कोई दिक्कत? चलो, यानी अब तो आप समझ गए होंगे, ये vx कंपोनेंट है और ये vy कंपोनेंट है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी के x कंपोनेंट को क्या ले सकते हैं हम लोग, dx/dt इक्वल टू क्या है 4। वेलोसिटी के y कंपोनेंट को क्या ले सकते हैं, dy/dt, और ये किसके बराबर है, 10 - 2t। dx बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × dt। यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो, इसका काम खत्म। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दो तो इसका काम खत्म, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, x = 4t, और इसका इक्वेशन क्या हो गया, y = 10 कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 10t, और -2t का इंटीग्रेशन -t²। -t²/2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हम t क्या ले सकते हैं, x/4, तो रख दो, t की जगह क्या रख दो, x/4 रख दो। क्या हो गया ये, t = x/4, ये हो गया 10x/4, और ये कितना हो गया, -x²/16। अब ये कैसा इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, x² का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है, मतलब जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, ऐसा। क्लियर, उसका नेचर कैसा होगा, इस तरीके का। कहाँ से पास करेगा आप ये भी पता कर सकते हो। अगर मैं ऐसे बना दिया तो अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। आप यहाँ पे y 0 कर सकते हो। y जैसे ही 0 करोगे तो यहाँ से अगर x में कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 10/4 - x/16। क्लियर, तो एक तो कोऑर्डिनेट हमें दिख रहा है कि 0 है, x = 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, x/16 = 10/4, यानी ये 4 हो गया, और इधर आएगा तो 40 हो जाएगा, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 40। x कोऑर्डिनेट केवल निकालना है, y तो यहाँ पर 0 है ही। तो ये पाथ कैसा है, पैराबोला है। तो ये आप किस चैप्टर में आ जाओगे, सीधे प्रोजेक्टाइल में आ जाओगे, ठीक है। तो लॉजिक समझ गए, करना क्या है, आपको गिवन एक्सप्रेशन में से x और y के बीच में रिलेशन निकालना होगा, ठीक है। तो हमको बस पाथ पता चल जाएगा और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, ये बता क्यों रहा हूँ, वो अभी कुछ 2 से 4 मिनट के अंदर में रिवील हो जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलिए और कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्या क्वेश्चन ले लें। वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। 2/t, ठीक है ना, 2/t i कैप। क्लियर, प्लस कोई कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं 4j कैप। क्लियर, अब इसका पाथ बताना है, देखते हैं पाथ कैसा आएगा। फिर से आप समझ ही गए होगे ये बात, ये क्या है, ये vx है और ये क्या है, vy। vx को क्या ले सकते हैं बच्चों, dx/dt, dx/dt = 2/t। ये क्या है, dy/dt, dy/dt क्या है बच्चों, 4 है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। dx बराबर क्या आ जाता है, 2/t dt, इंटीग्रेट कर लेते, जो भी आता देखा जाएगा। dy बराबर क्या हो जाएगा, 4dt। इसका तो काम हो गया। y बराबर कितना हो गया बच्चों, 4t। हाँ, कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल है, मैं उसको यूज नहीं करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसका इंटीग्रेशन x2 बाहर आ गया। dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, dt/t क्या होता है, सोच के बताओ। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t। ठीक है सर। अब इन दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर लेता तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाता। अब टाइम एलिमिनेट कैसे होगा बताइए, टाइम ऐसे कैसे एलिमिनेट होगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, log t बराबर x/2। अब t मुझे यहाँ से चाहिए, कुछ नहीं लिखा रहता है, मतलब बेस e है हमारा, ठीक है। एंटी लॉग ले लोगे बच्चों तो t बराबर क्या हो जाएगा, e यहाँ पर चला जाएगा, ये टर्म पावर में चला जाएगा, तो e⁻x/2। अच्छा, t हमारा आ गया, यहाँ पे रख दो। y बराबर क्या हो जाएगा, 4 e⁻x/2। मस्त। यानी पाथ हमारा, पार्टिकल हमारा कैसा पाथ लिया है, एक्सपोनेंशियल लिया है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ऐसा। e⁻x का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का। अब यहाँ पर x/2 लिखें, x/4 लिखें, यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो ग्राफ का नेचर में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अभी हमने स्ट्रेट लाइन भी देख लिया, सर्कल भी देख लिया, आपका एक्सपोनेंशियल भी देख लिया, फिर से पैराबोला भी देख लिया, ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिकल आप क्या कहते हैं, कोनिक सेक्शन में जितने भी आप टॉपिक पढ़ रखे हैं या फिर पढ़ेंगे, वो सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। सारे इक्वेशन बनाए सकते हैं। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो इलिप्स का भी बना सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। जैसे इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, खुद सोचो, x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मैं ये लाना चाहता हूँ, ठीक है ना, वेलोसिटी लिया हूँ, चलिए, ठीक है। तो v बराबर मैं क्या ले रहा हूँ, 2 cos या फिर 2 sin थीटा, जो भी आप लिख लो। वेलोसिटी क्या, मुझे तो समझाना है, तो डायरेक्ट r वेक्टर ही ले लेते हैं। इसको ले लेता हूँ 5 cos थीटा j कैप, क्लियर। तो देखिए, अब यहाँ पे r वेक्टर लिए हैं, मतलब ये क्या है, x कंपोनेंट होगा, और ये क्या है, y कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से तो सीधे सीधे मिल गया, x बराबर क्या हो गया, 2 sin थीटा, y बराबर क्या हो गया, 5 cos थीटा, सही है। x/2 बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा, y/5 क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, x²/4। इसको भी लिख लेते हैं, y²/25 एंड sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है बच्चों, क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारी किसकी इक्वेशन आ गई, देखो 4 को क्या लिख सकते हैं, a²। उसी तरह 25 को क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल टू 1। ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की। इसीलिए आपको फिजिक्स पढ़ने से पहले वेक्टर तो पढ़ाया ही जाता है, साथ में बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि आपके 11th में ये टॉपिक आएगी बहुत बाद में, कोनिक सेक्शन में आएगी, और फिजिक्स के तो पहले ही दूसरे चैप्टर में यूज होने लगेगा, ठीक है ना। इसलिए बेसिक चीज़ें बता दी गई रहती हैं आपको मैथ्स की, कि आपको ये सब चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। अच्छा, तो इलिप्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ठीक है ना, अंडे आकार का होता है। अब अंडे आकार का कैसा होगा, y का कोऑर्डिनेट बड़ा है, मतलब ज़्यादा है, यानी ऐसा बनेगा। ये हमारा हो गया +5, ये हो गया -5, ये हो गया +2, और ये हो गया -2। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना सीख गए, ठीक है।
अब मैं ये बताया किस लिए था, ठीक है, आइए देखते हैं किस लिए। इस पे क्वेश्चन जो हम अभी कराने वाले हैं, बेसिकली हम लोग का चल क्या रहा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यही सब चल रहा था। तो उसकी फील कराने के लिए बस आपको मैंने ये डेटा दिया हुआ है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चलो v बराबर, ठीक है, v बराबर हम ले लेते हैं 30 i कैप प्लस 40 माइनस 10 t j कैप। क्लियर, क्लियर है ना। अब मुझे निकालना क्या है, सवाल क्या आपसे पूछा गया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी 0 to 5 सेकेंड। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, ठीक है ना, वी एवरेज निकालना है, स्पीड सेम क्वेश्चन है 0 to 5 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का फील कराने के लिए हमने आपको ट्रेजेक्टरी पढ़ाया। क्यों पढ़ाया है देखिए, अभी पता चल जाएगा। एवरेज वेलोसिटी बच्चों होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालने आना ही चाहिए। समय तो मालूम है कितना है, 5 सेकेंड है। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अभी हमने ट्रेजेक्टरी निकालना सीखा है। अगर आर वेक्टर आ जाता हमारा काम हो जाता। आर वेक्टर आप निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट लिख दूं मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप खुद चेक करना कि सही है कि नहीं। ये हमारा क्या है, dx/dt है, यानी ये कितना हो जाता, 30t। x बराबर क्या हो जाता, 30t। ये कितना हो जाता, 40t। ये कितना हो जाता, 5t²। ठीक है, तो ठीक है, चलो देख ही लो। x वेक्टर, हाँ r वेक्टर बराबर क्या होता है, ये x बराबर क्या आ जाता है, ये 30t आता है। और y बराबर क्या आ जाता है, ये 40t माइनस 5t²। ठीक है ना, आप करके चेक करो इसे, फिर से मैं कराना नहीं चाहता क्योंकि अभी प्रैक्टिस हमने पीछे की है। क्लियर है, देख लेना। t को एलिमिनेट कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाए, x/30, y में रख दो, y बराबर कितना आ गया, 40x/30 माइनस 5x² का स्क्वायर, दैट इज 900। ठीक है ना, ये 4/3 हो गया, ये जो भी आता है। यानी हमारा इक्वेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, इसको और कैंसिल करना चाहो तो कर लो। 5 1 5, 4, 5 8 40, ठीक है, 180 आ गया। यानी इसका कुछ ना कुछ ट्रेजेक्टरी ऐसा होगा। एक्स इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाउनवर्ड, कनकेविटी इसकी डाउन होती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो कनकेविटी किधर होती है, अप होती है। हम लोग अभी कनकेविटी के बारे में पढ़ेंगे। कनकेविटी बेसिकली कैलकुलस में डबल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। यहाँ से आप देखो बच्चों, अगर मैं एक्स वाई जब 0 होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, यहाँ से एक्स आप कॉमन ले लोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स कॉमन ले रहे हैं तो 4/3 आ रहा है माइनस x/180 आ रहा है। क्लियर, यानी x की एक वैल्यू तो 0 हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, x/180 इक्वल टू 4/3, ये 60 हो जाएगा, यानी ये 240 हो गया। कितना आ गया, 240। ये ऐसा हमारा कुछ पाथ हुआ, ठीक है। तो बेसिकली x में कितना चला गया, 240। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, तो जो r वेक्टर हमारा आता,
वो कितना आता, आर वेक्टर हमारा आता 30 टी आई कैप प्लस ये क्या था 40 टी माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। यही आर वेक्टर आता अगर मैं एलिमिनेट नहीं किया रहता तो। क्लियर है? मुझे क्या निकलना है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 सेकेंड। तो बच्चों 0 रखोगे तो अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर 0 पे क्या आ गया, 0, मतलब 0 का मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। क्लियर? आर एट 5 टी इक्वल टू 5 पे क्या हो जाएगा, 5 रखोगे कितना हो गया, 150 आई कैप प्लस 5 इसमें रखेंगे तो ये 200, 5 4 200 माइनस 25 इंटू 5 125 जे कैप। तो 200 में से 125 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 75। ठीक है? क्लियर? चलिए हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर है और ये हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। इसमें से इसको घटाओगे तो यही टर्म बचेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 150 स्क्वायर प्लस 75 स्क्वायर। ठीक है ना? ये जो भी आता कितना आता, 150 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर। क्लियर? अपॉन में टोटल टाइम कितना हो जाता, टोटल टाइम 5 सेकेंड। ठीक है? अब कैलकुलेट कर लेना जो भी आंसर है। ठीक है? हाँ, जब इसको मैं कैलकुलेट करना जाऊंगा तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तब जाके यहाँ पे थोड़ी सी हमको दिक्कत होगी। क्यों? देखिए इसका पाथ कैसा है, ऐसा है। तो इस वाले क्वेश्चन में t मैंने 0 रखा तो यहाँ मिल गया, t इक्वल टू 5 कुछ यहाँ कहीं आता, ये वाला पोजीशन होता। ठीक है ना? ये 75 हो गया, ये 150 हो गया, ये कितना हो गया 75। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा क्या हो गया, ये हो गया, ये वेक्टर क्या हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? ये 75 था, ये 150 था। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना हमेशा आसान हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन निकालो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब हमको निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में तो पाथ ये चला गया है, ये वाली पाथ चली गई है, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा तब तो मैं समय से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? तब कैसे करेंगे, इसको रब कर दें। ठीक है, चलिए 0 to 5 सेकेंड। ठीक है ना? हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 10t जे कैप। ठीक है, यही था ना? यही होगा। आर वेक्टर फिर मैंने यहाँ से निकाला था तो क्या आ गया था, 30t प्लस 40t माइनस 5t स्क्वायर जे कैप। और ये हमारा x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया। x y को एलिमिनेट किया तो ऐसा बन गया। ठीक है ना? यहाँ से x बराबर क्या है 30t, y बराबर क्या है 40t माइनस 5t स्क्वायर। तो x बराबर क्या हो, t बराबर क्या हो जाएगा, x बाई 30, यहाँ पे रख लेना। ठीक है? तो आपका क्वालिटी इक्वेशन जो आएगा उसको भी मैं लिख ही दे रहा हूँ। y बराबर यहाँ पे t की जगह क्या रख लें, x बाई 30, तो 4/3x माइनस 5x स्क्वायर बाई 900 इससे जाएगा कितना आ जाएगा 180। ये हमारा यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है? अब हमको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड हम जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस हमारा ये है और ये निकालना हमें ज़रूरी है, तभी जाके स्पीड आएगा। तब कैसे करेंगे, ये सवाल।
तो बच्चों ध्यान से सुनो इसे। मैं किसी पर्टिकुलर एक टाइम की बात करूं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पर, तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पर, हाँ भले इसका डायरेक्शन कुछ और है, मान लेते हैं यहाँ पर कितने से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, तो इसी समय पे इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कुछ भी हो। ठीक है ना, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। यानी एक चीज़ हमको समझ में आना चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वहीं हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी होगा एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है ना, किसी एक टाइम के लिए हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। एवरेज के केस में हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक जो भी हमारा अभी एवरेज वेलोसिटी आया, इसका मैग्नीट्यूड लेते तो क्या वो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर आता, तो नहीं आता। क्यों? क्योंकि पाथ ऐसा लिया। हाँ, लेकिन इंस्टेंटेनियस में क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। यानी अगर मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, dr/dt मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी dr वेक्टर बराबर क्या dr बराबर क्या लिख सकते हैं, v इंस्टेंटेनियस इंटू dt। v इंस्टेंटेनियस यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्लियर। तो हमारा क्या आ जाता, dr आ जाता, और इसको इंटीग्रेट कर लेते तो स्पीड का इंटीग्रेशन हो रहा है समय के साथ, तो स्पीड है तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। वेलोसिटी रहता तो क्या आ जाता, पोजीशन वेक्टर रहता। बात समझ में आ रही है। यानी मुझे अब यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और टोटल डिस्टेंस बेसिकली हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस क्या है, इंटीग्रल ऑफ v इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी। ठीक है, तो v क्या है बच्चों, ये है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर दैट इज 900 प्लस 40 माइनस 10t का होल स्क्वायर इंटू डी टी। क्लियर, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब कुछ नहीं था इसमें, क्या करना था, जीरो से समय कितना था हमारा, पता चल जाएगा यहाँ से, x क्या था 150, यानी समय 5 होगा। ठीक है, 0 से 5 तक में हमको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपको इसका इंटीग्रेशन ना है। ठीक है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन किसका है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन अभी आप नहीं पढ़े होंगे। हाँ, लेकिन इतना प्रोसेस तो आपको आना चाहिए, यहाँ तक आपको सॉल्व करने आना चाहिए था। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आती, आप उसको टोटल समय के साथ डिवाइड कर देते तो आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। तो आइए एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप इंटीग्रेशन आसानी से कर लो। ठीक है, मैं अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, हालांकि इंटीग्रेशन इसका है बहुत सिंपल, लेकिन वो बेसिक इंटीग्रेशन में आपको नहीं पढ़ाया गया। ठीक है ना, इसीलिए वैसा डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक ऐसा डेटा ले लेते हैं जहाँ से आपको चीज़ें समझ में आने लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर मान लीजिए दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप। ठीक है ना, इतना ही काफ़ी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ, कहाँ से कहाँ तक, समय क्या है
0 से 10 सेकेंड, 0 से 10 सेकेंड। तो आपको अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो बेसिक है वहीं से चलना है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अब ये चीज़ यहाँ पर आप दिमाग में बैठा लो कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dt, ठीक है ना। क्योंकि अब ये हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो डिस्टेंस निकालना है तो हमको स्पीड की ज़रूरत है, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हम लोग क्या ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो स्पीड इनटू टाइम क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, काम खत्म हो जाता, ठीक है ना। 0 से 10 तक निकाल लेते। तो अब देखिए डेटा ऐसा दिए हैं कि तुरंत हो जाएगा सॉल्व। तो ये क्या है, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो पहले तो v के टर्म में इसको लिखना पड़ेगा। v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे तो 60i कैप प्लस 8t j कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब अंडर रूट ऑफ 6t का होल स्क्वायर प्लस 8t का होल स्क्वायर इंटू dt। 60 का होल स्क्वायर का मतलब 36t स्क्वायर और 8t का होल स्क्वायर मतलब 64t स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 100t स्क्वायर, मतलब बाहर क्या आ गया, 10t। 10t dt का इंटीग्रेशन करना है 0 से 10 तक। सवाल क्या हो गया, बिल्कुल आसान, t स्क्वायर बाई 2। लिमिट आप रख लो 0 से 10 तक, ठीक है ना। ये हो गया 10, ये हो गया 100/2 माइनस 0 यानी 500। कितना आ गया, 500 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 500 मीटर। रख देते हैं यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस हो गया 500। समय कितना पूछा था, समय कितना पूछा था, दिया था 10, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तभी आसान हो जाता ना। एवरेज वेलोसिटी पूछता तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो t इक्वल टू 0 पे तो 0 है, t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे रखते तो कितना हो जाता, 100 प्लस 3 300 आई कैप। वो कितना हो जाता बच्चों, कितना हो जाता 400 जे कैप। तो 300 आई कैप का होल स्क्वायर प्लस 400 जे कैप का होल स्क्वायर, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता अपॉन टोटल टाइम, डेट इज 10। अब ये हो जाता 900, ये हो जाता 900 नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9, तो ये 00 बढ़ गया और 4 का 16, ठीक है। तो यहाँ से तो दिख रहा है कि 100 बाहर आ जाए, 100 का स्क्वायर है ना, 100 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका टोटल हो गया, 100 बाहर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25, यानी 500। ये तो बहुत सुंदर सा आंसर आ गया सर। इंटीग्रेट किए तब भी क्या आ गया, 500, और डिस्प्लेसमेंट भी 500। यानी यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई होगी, क्या, कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है वो स्ट्रेट लाइन की है। क्या है, स्ट्रेट लाइन की है। क्या आपका डिस्टेंस जो आया है 500 मीटर और जो डिस्प्लेसमेंट आया है अभी 500 मीटर, वो हमेशा सेम आता है? नहीं, वो इक्वेशन ही हमारा स्ट्रेट लाइन का है। तो अगर कोई पार्टिकल सीधे चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसलिए इसमें डेटा में क्या आ गया, 500 आ गया। डिवाइडेड बाई टी कर लेना, कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। अब चाहो तो आप यहाँ से ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन निकाल ही सकते हो। x बराबर 3t स्क्वायर है, y बराबर 4t स्क्वायर है, ठीक है। x बराबर क्या है, 3t स्क्वायर, y बराबर 4t स्क्वायर। तो t स्क्वायर बराबर x/3, यानी t बराबर अंडर रूट x/3। तो y बराबर क्या हो गया, 4, और t की जगह अंडर रूट x/√3। तो अंडर रूट x/√3 का स्क्वायर करते तो 4x/3 आ जाता है। ये कैसा रिलेशन है, y बराबर 4x का, यानी ऐसा बनता। अब ऐसा हो रहा है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
सेम आ गया। अगर ऐसा नहीं होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते। ठीक है, क्लियर है? चलो, यानी इतने सारे क्वेश्चन में मैं आपको समझाना बस इतना सा चाहता था कि डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना हो और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया हो तो आप इंटीग्रल वी डी टी यूज कर सकते हो। बस इतना ही सा मकसद था। इसी के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रेजेक्ट्री भी बताया था कि पाथ आपको पता चल जाएगा तो आप कोऑर्डिनेट रख के चेक कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कुछ और है और डिस्टेंस कुछ और है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। हाँ, इसके साथ ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ये स्पीड है। क्लियर? चलिए, ठीक। तो आज ट्रेजेक्ट्री हो गया और ट्रेजेक्ट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हो गए, मतलब उसका हेल्प लेके हमने कुछ क्वेश्चन किया है। अब अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अगला होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। हम लोग ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि अगर मैं आपको xt के बीच में कर्व दे दिया तो आपको vt के बीच में कर्व बनाने आना चाहिए, at के बीच में कर्व बनाने आना चाहिए, av के बीच में कर्व, मतलब कोई भी एक कर्व से आपको सारे कर्व बनाने आने चाहिए। ठीक है? या तो इसका मैं इक्वेशन दे दूंगा तो सारे इक्वेशन लिखने आने चाहिए। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना? आज के लिए बस इतना है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।